अस्सलामु अलैकुम हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वह कोई अफसाना या मनगढ़ंत दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वाक़या हमें मालाखंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुज़ुर्ग रहमत खान साहब ने भेजा है। वह आज उम्र के उस हिस्से में हैं जहां इंसान सिर्फ सच बोलता है। उन्होंने अपनी जवानी का एक ऐसा राज हमारे साथ बांटा है जो 40 साल से उनके सीने में एक बोझ की तरह दफन था। आइए रहमत खान साहब की ज़बानी सुनते हैं उस वीरान रात की कहानी जब सफ़र मौत का खेल बन गया था। मेरा नाम रहमत खान है और यह जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये मेरी ज़िंदगी के औराक से निकला हुआ एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसने मेरी रूह पर अनमिट नखूश छोड़े हैं। उम्र की 70 बहारें बीत चुकी हैं, जिस्म कमज़ोर और बालों में चांदी उतर आई है, लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले मेरी जवानी में पेश आने वाला यह वाक़या मेरी याददाश्त में ऐसे ताज़ा है जैसे कल की बात हो। इस वाक़ये की सच्चाई के लिए मुझे किसी गवाह या कसम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका मरकज़ी किरदार और ऐनी शाहिद मैं खुद हूँ। यह वह कहानी है जो मेरे साथ ही शुरू हुई और मेरी ज़ात पर ही बीती। एक ऐसी रात की कहानी जो अपने पीछे सिर्फ सवालात और दहशत छोड़ गई। मेरा ताल्लुक़ मालाकंड के एक पठान कबीले से है। आप में से जो लोग उन इलाकों को जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि यह सरजमीन कैसी है। दिन के उजाले में इसके ऊंचे नीचे पहाड़, गहरी खाइयाँ और सरसब्ज व शादाब वादियाँ जन्नत का नज़ारा पेश करती हैं, लेकिन जब रात की स्याह चादर उन पर पड़ती है तो यही खूबसूरती एक अनजानी हैबत और गहरी वीरानी में बदल जाती है। मेरे वालिद साहब शेर खान एक माल बरदार ट्रक चलाते थे। उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पहियों पर गुजरा था। वो पाकिस्तान के दूर दराज दुश्वार गुजार इलाकों तक सामान पहुंचाया करते थे। मेरा दिल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। किताबें मुझे कैद खाना लगती थीं और स्कूल की 4 दीवारी जिंदान। वालिद साहब को हर वक्त यह फ़िक्र खाई जाती थी कि यह लड़का अगर पढ़ा नहीं तो कहीं आवारा गर्दी और बुरी सोहबत का शिकार न हो जाए। इसी फ़िक्र के तहत उन्होंने मुझे 17 साल की उम्र में अपने साथ ट्रक पर बिठा लिया। उस वक्त मेरी रगों में गर्म खून दौड़ता था और पहाड़ों जैसी हिम्मत थी। वालिद साहब की सख्त निगरानी और सिखलाई में मैंने बहुत जल्द ड्राइवरी के वो तमाम दांव पेच सीख लिए जो किताबों में नहीं सड़कों पर सीखे जाते हैं। 20 साल का होते होते मैं एक माहिर और मंझा हुआ ट्रक ड्राइवर बन चुका था। जब अब्बा ने देखा कि लड़का अब न सिर्फ ट्रक चला सकता है बल्कि हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के काबिल भी हो गया है, तो उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र और थकन का ख्याल करते हुए ट्रक चलाना छोड़ दिया और गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। ट्रक की चाबियां फ़ख्र से मेरे हवाले कर दी गईं और यूं मेरी ज़िंदगी के असल सफ़र का बाकायदा आगाज़ हुआ। इस सफ़र में मेरा एक साथी था, सरदार अली। वो मेरा हेल्पर था, मेरा हम उम्र और मेरे जिगरी दोस्त जैसा। वो हमारे गांव से कुछ फासले पर वाक़े एक दूसरे गांव में रहता था। सरदार अली सिर्फ मेरा मुलाजिम नहीं था, वो उन लंबे, तन्हा और थका देने वाले सफ़रों में मेरा भाई, मेरा राजदां और वाहिद सहारा था। हम दोनों कई महीने घर से दूर पाकिस्तान की सड़कों पर गुजार देते। हमारा काम ही ऐसा था, जहाँ से ऑर्डर मिलता हम सामान लाते और मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। सरदार अली का काम ट्रक के टायरों की देखभाल, इंजन पर नज़र रखना और दीगर छोटे मोटे काम करना था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उसे ड्राइविंग भी सिखा दी थी ताकि लंबे सफ़र में वो मेरा हाथ बटा सके और मुझे भी कुछ आराम मिल जाए। यह उसी ज़माने का वाक़या है जब हम जवान थे। हमें खैबर पख्तूनख्वा के एक मैदानी शहर से सामान उठाकर गिलगित के एक दूर दराज और पहाड़ी कस्बे तक पहुंचाना था। मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे। सामान लदवाने वाला शख्स जिसका नाम करमदाद था, सरदार अली का कोई दूर का जानने वाला निकला। वो एक अधेड़ उम्र का हंसमुख और बहुत बातूनी आदमी था। जब सामान ट्रक पर लाद दिया गया तो सरदार अली ने दोस्ती और मुरव्वत में उसे हमारे साथ ही ट्रक में बैठने की पेशकश कर दी। चाचा करमदाद, आप भी हमारे साथ ही चलें, रास्ते में गपशप रहेगी और सफ़र आसानी से कट जाएगा। करमदाद, जो शायद इसी मौके की तलाश में था, खुशी खुशी मान गया। उसने कहा कि आगे एक कस्बे में उसके रिश्तेदार रहते हैं, वो वहीं उतर जाएगा। यूं हम तीनों उस लंबे और अनजान सफ़र पर रवाना हो गए।
हमारा सफ़र तकरीबन 25 घंटे पर मुहित था। दिन के वक्त पहाड़ी इलाकों के नज़ारे आंखों को ठंडक और रूह को सुकून पहुंचा रहे थे। ऊंचे ऊंचे बर्फ़पोश पहाड़, गहरी वादियों में शोर मचाते हुए साफ शफाफ पानी के झरने और चीड़ के दरख्तों से गुजरती हुई बल खाती सड़कें, ये सब मनाजिर ऐसे थे कि इंसान दुनिया के गम भूल जाए। सफ़र के दौरान हम एक जगह रुके, एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया, ताज़ा दम हुए और फिर से अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े। करमदाद, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बातूनी था। उसने रास्ते भर तरह तरह की कहानियाँ सुनाकर, लतीफ़े सुनाकर और अपने तजुर्बात बताकर हमारा दिल लगाए रखा। ज्यों ज्यों शाम के साए गहरे हो रहे थे, पहाड़ी रास्तों पर वीरानी और खामोशी का राज बढ़ता जा रहा था। रात होते होते मौसम ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और सर्दी इतनी बढ़ी कि हड्डियों के गूदे तक उतरने लगी। ये वो ज़माना था जब इन सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर होती थी। कई कई घंटे गुजर जाते और कोई दूसरी गाड़ी नज़र न आती। हमने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए ट्रक के कैबिन के शीशे मजबूती से बंद कर लिए थे। रात के करीबन 11 बज चुके थे। हम एक ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जहां हर तरफ गहरी खामोशी, घुप अंधेरा और एक अजीब किस्म का सन्नाटा तारी था। सड़क सांप की तरह बल खाती हुई पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। एक तरफ आसमान से बातें करती चट्टानें और दूसरी तरफ हज़ारों फुट गहरी खाई, जिसमें झांकते हुए भी डर लगता था। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी जहां तक जाती, उसके आगे अंधेरे का एक समुंदर था। अचानक चलते चलते मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे साथ बैठे करमदाद की तबीयत में कुछ गड़बड़ है। उसने अपना हाथ दिल पर रखा हुआ था और उसके सांसों में एक बेतरतीबी सी आ गई थी। वो एक कराह के साथ आहिस्ता से बोला, मेरी तबीयत कुछ घबरा रही है। मैंने परेशानी से सरदार अली की तरफ देखा, जो पिछली सीट पर ऊँग रहा था। उसने आंखें खोलीं और मुझे आंखों ही आंखों में ट्रक रोकने का इशारा किया। मैंने फौरन ट्रक को सड़क के एक किनारे पर एहतियात से रोका। बाहर इतना हौलनाक सन्नाटा और अंधेरा था कि दिल दहल रहा था। सरदार अली ने फौरन कैबिन का दरवाज़ा खोला और करमदाद की तरफ देखकर कहा, चाचा घबराओ नहीं, थोड़ी देर ताज़ा हवा में चलो, तबीयत संभल जाएगी। यह कहकर वो खुद नीचे उतर गया। उसके पीछे करमदाद भी बड़ी मुश्किल से सहारा लेकर नीचे उतरा। मैं भी ट्रक का इंजन बंद करके उनके पास आ गया। बाहर की ठंडी बर्फीली हवा अंदर की सर्दी से भी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने सरदार अली से कहा, यहाँ रुकना दानिशमंदी नहीं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, कहीं चाचा की तबीयत और न बिगड़ जाए। सरदार अली ने परेशानी से जवाब दिया, मुझे भी यही लगता है, लेकिन बंद कैबिन में उसका दम ज़्यादा घुट रहा था। मगर हमारा ये फैसला भी गलत साबित हुआ। बाहर आने का करमदाद को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी हालत संभलने के बजाय मज़ीद तेज़ी से बिगड़ती जा रही थी। वो अपना सीना दोनों हाथों से पकड़े ऊंचे ऊंचे कटे कटे सांस ले रहा था। हम दोनों सख्त परेशानी के आलम में उसे देख रहे थे। हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि क्या करें। सरदार अली भागकर कैबिन से पानी की बोतल ले आया और उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन करमदाद एकदम से निढाल होकर गिरने लगा। मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। उसके सांस उखड़ रहे थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और आंखें पत्थरा रही थीं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि चलते फिरते, हंसते बोलते इंसान को अचानक क्या हो गया। मैंने घबराकर सरदार अली से पूछा, क्या तुम जानते थे कि ये पहले से बीमार है? उसने खौफ और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं रहमत खान, खुदा की कसम, मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। करमदाद अब बेसुध होता जा रहा था। उस पर गुनूदगी सी कैफियत तारी होने लगी और फिर उसके माथे पर ठंडे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। हमने घबराकर उसका सीना मलने की कोशिश की ताकि उसे होश में लाया जा सके, मगर हमारी तमाम कोशिशें बेसूद और नाकाम साबित हो रही थीं। सरदार अली ने कांपती आवाज़ में कहा, यहाँ से करीब तरीन कस्बा भी घंटों की मुसाफत पर है। अब क्या करें? आस पास तो किसी इंसान का नाम और निशान तक नहीं। हम इसी शशोपंज, बेबसी और खौफ में मुबतला थे कि करमदाद ने हमारी आंखों के सामने मेरी गोद में ही एक छोर की आखिरी हिचकी ली और उसका जिस्म साखित हो गया। उसकी आंखें खुली रह गईं और उसने दम तोड़ दिया था। उस वक्त मेरी और सरदार अली की जो हालत थी वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो और हमारे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो।
میرے اندازے کے مطابق کرم داد کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ یا میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے بے یقینی کے عالم میں کہا۔ سردار علی تو جیسے سکتے میں آ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب کیا ہوگا رحمت خان، یہ تو مر گیا ہے، میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے کہا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے سردار علی، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں اس کی لاش کو اٹھا کر واپس ٹرک میں رکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بے جان وجود اس گھٹا ٹوپ اندھیرے اور ویرانے میں اور بھی زیادہ خوفناک اور ہیبتناک لگ رہا تھا۔ آخر کار میں نے اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا۔ ایسا کرو سردار علی، تم یہیں اس کے پاس رکو، ہمت کرو، میں قریب ہی کسی آبادی یا مدد کی تلاش میں جاتا ہوں، شاید کوئی مل جائے، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کچھ تو ہوگا۔ میری بات سن کر سردار علی کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دہشت تیرنے لگی۔ مطلب میں اکیلا اس لاش کے پاس؟ نہیں رحمت خان، مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ارے گھبراؤ نہیں، میں اب بھی آ جاؤں گا، زیادہ دور نہیں جاؤں گا، بس آس پاس دیکھتا ہوں، تم ہمت سے کام لو، وہیں ٹرک میں بیٹھ جاؤ۔ بڑی مشکل سے، ہزار منت سماجت اور دلاسے دینے کے بعد میں نے سردار علی کو اس بے جان جسم کے پاس اکیلے رکنے کے لیے تیار کیا۔ میں نے ٹرک سے لالٹین اٹھائی، اسے جلایا اور اس کی کانپتی ہوئی روشنی میں اس گھپ اندھیرے میں مدد کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ میرے پیچھے سردار علی خوفزدہ، سہمی ہوئی آنکھوں سے مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس کے پاس کرم داد کی لاش پڑی تھی، جس کی ادھ کھلی آنکھیں جیسے اس تاریک خاموش آسمان کو گھور رہی تھیں۔ میں لالٹین کی مدھم اور کانپتی ہوئی روشنی میں اس سنسان اور سیاہ سڑک پر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے چاروں طرف ایک ایسی خاموشی تھی جو شور سے زیادہ وحشت ناک تھی۔ اونچے اونچے درختوں کے سائے رات کی تاریکی میں ایسے لگ رہے تھے جیسے دیو کامت افریت پہرا دے رہے ہوں۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ جب چٹانوں سے ٹکراتی تو ایسی آوازیں پیدا ہوتی جیسے کوئی نامعلوم مخلوق سرگوشیاں کر رہی ہو۔ میرا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور ذہن میں بار بار سردار علی کا وہ خوفزدہ بے بس چہرہ گھوم رہا تھا جسے میں ایک بے جان لاش کے پاس تنہا چھوڑ آیا تھا۔ میں خود کو ہزار بار کوس رہا تھا کہ ہم نے کرم داد کو اپنے ساتھ بٹھانے کی حماقت کی ہی کیوں، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد مجھے سڑک سے نیچے کی طرف اترتا ہوا ایک تنگ کچا راستہ نظر آیا جو گہرے اندھیرے میں کہیں گم ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کو میرے دل میں آیا کہ اس راستے پر چل پڑوں، شاید یہ کسی گاؤں یا آبادی کی طرف جاتا ہو، لیکن پھر میں نے یہ خیال جھٹک دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اس انجان راستے پر بھٹک نہ جاؤں اور واپسی کا راستہ بھی کھو بیٹھوں۔ میں سڑک کے کنارے کنارے ہی چلتا رہا، اس کمزور سی امید پر کہ شاید کوئی چھوٹی موٹی آبادی، کوئی جھونپڑی یا کم از کم کسی دیا کی روشنی ہی نظر آ جائے، مگر ہر طرف ہو کا عالم تھا اور میری امید دم توڑ رہی تھی۔ پیدل چلتے چلتے مجھے قریب 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میرے پیر تھک کر شل ہو گئے تھے اور ٹھنڈ سے میرا جسم اکڑ رہا تھا۔ جب آبادی یا کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہ ملا تو میں نے مایوس ہو کر واپسی کا فیصلہ کیا۔ اب مجھے سردار علی کی فکر کسی کیڑے کی طرح کھائی جا رہی تھی۔ ڈر اور تھکاوٹ کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ میں گرتا پڑتا، ہانپتا کانپتا، قریب قریب بھاگتے ہوئے واپس ٹرک کی طرف لپکا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ جب میں ٹرک کے نزدیک پہنچا تو وہاں مکمل خاموشی اور ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ میں نے ہمت کر کے آواز دی، سردار علی، او سردار علی، کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ اس خاموشی نے میرے دل کی دھڑکنیں مزید تیز کر دیں۔ میرا دل کسی انجانی اور شدید انہونی کے خیال سے بیٹھ گیا۔ میں نے بھاگ کر ٹرک کے پاس پہنچ کر دیکھا تو ایک ایسا منظر میرا منتظر تھا جس نے میری روح فنا کر دی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل دی۔ میرا دوست، میرا بھائی سردار علی ٹرک کے پچھلے ٹائر کے پاس زمین پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں فوراً اس کے قریب پہنچا اور جھک کر اس کا سر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اور ڈوبی ہوئی آواز میں صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا، وہ لاش مجھے مار ڈالے گی، رحمت خان مجھے بچا لو، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ماتھا سہلاتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہوا سردار علی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ حوصلہ رکھو، میں آ گیا ہوں،
अब डरने की कोई बात नहीं। उसने अपनी दहशतज़दा फैली हुई आंखों से करमदाद की लाश की तरफ इशारा किया, जो चंद कदम के फासले पर उसी तरह पड़ी थी। वह अटक अटक कर बोला, वो उठकर बैठ गई थी। ये सुनकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। क्या कहा तुमने? मैंने बेयकीनी से पूछा। ये उठकर बैठ गई थी? सरदार अली, होश में आओ, ये कैसे हो सकता है? ये मर चुका है। मैंने करमदाद की लाश की तरफ देखा। वह उसी तरह बेहिस्सा ओ हरकत पड़ी थी, सख्त और अकड़ी हुई। उसकी अधखुली आंखें बेनूर थीं और चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। नहीं नहीं, ये मुझे मार डालेगी। वह एक ही जुमला किसी आसी बजदा शख्स की तरह दोहराए जा रहा था। उसकी आंखें, वह मुझे घूर रही थीं। मुझे लगा कि वह लाश के पास अकेले बैठे बैठे तन्हाई, अंधेरे और सर्दी की वजह से शदीद झनी, दबाव और वहम का शिकार हो गया है। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। ये तुम क्या कह रहे हो सरदार अली? भला लाशें भी कभी उठकर बैठ सकती हैं? ये तुम्हारा वहम है। हाँ, बैठ सकती है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए बमुश्किल यह अल्फाज अदा किए और फिर उसका सर एक झटके से एक तरफ को लुढ़क गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने हैरानी और खौफ से उसकी तरफ देखा तो यह देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सरदार अली भी मर चुका था। उसकी आंखों में शदीद दहशत और नाकाबिले बयान खौफ जमा हुआ था, जैसे उसने अपनी मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। या मेरे खुदा, ये क्या हो गया? ये कैसी क़यामत मुझ पर टूट पड़ी थी। पहले सिर्फ एक लाश थी, मगर अब एक नहीं बल्कि 2 लाशें मेरे सामने पड़ी थीं। मेरे बेहतरीन दोस्त सरदार अली की लाश मेरी गोद में थी और उसका बेजान सर मेरे हाथों पर था। मैं उस वीरान सनसान सड़क पर उन ऊंचे हैबतनाक दरख्तों के दरमियान उन 2 लाशों के साथ अकेला, बेबसी और लाचारगी की तस्वीर बना बैठा था। अब मुझे खुद अपनी जान की फिक्र होने लगी। सरदार अली के आखिरी अल्फाज एक हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर झरबें लगा रहे थे। वो लाश उठकर बैठ गई थी। मैंने बेकाबू होकर करमदाद की लाश की तरफ देखा। उस वीराने में वो अकड़ी हुई लाश बेहद खौफनाक और डरावनी लग रही थी और मेरे वहम व गुमान में भी ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो अभी उठकर बैठ जाएगी। मुझे लगा जैसे उसकी अधखुली आंखें मुझे ही घूर रही हैं। कितनी देर मैं वहाँ उसी हालत में बैठा रहा। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरा दिमाग पूरी तरह माऊफ हो चुका था। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं मेरा हश्र भी इन दोनों जैसा न हो। मुझे फ़ौरन इसी वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा की, सरदार अली की लाश को आहिस्ता से ज़मीन पर रखा, इन दोनों लाशों को सड़क से घसीटकर एक तरफ किया और कांपते हाथों से ट्रक का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी सुराख में नहीं जा रही थी। मैंने आंखें बंद करके खुदा को याद किया और बमुश्किल ट्रक स्टार्ट किया। मैंने ट्रक को अंधाधुंध आगे भगा दिया। मैं शीशे में पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं मुझे वो दोनों लाशें सड़क पर खड़ी नजर ना आ जाएं। मैं तकरीबन 1 घंटा मजीद दीवाना वार ट्रक चलाता रहा। फिर दूर मुझे कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आईं। एक छोटी सी आबादी के आसार दिखाई दिए। वह रोशनियां मुझे जिंदगी की अलामत लगीं। मैंने अपना ट्रक एक तरफ रोका और गिरता पड़ता उन लोगों की तरफ बढ़ा जो एक छोटे से ढाबे पर आग के गिर्द बैठे हुए थे। सुबह होने में अभी कुछ देर बाकी थी। लोगों ने मुझे इस बदहवास और खौफजदा हालत में देखा तो अपने पास बिठाया, गरम चाय और पानी पिलाया और मेरी हालत की वजह पूछी। मैंने रोते हुए टूटी फूटी ज़ुबान में सारा माजरा उन्हें सुना दिया। मेरी कहानी सुनकर वह सब भी सकते में आ गए। ढाबे के मालिक, जो एक नेक दिल इंसान था, ने गांव के 2 आदमियों को मेरे साथ ट्रक पर रवाना किया। हम वापस उसी मनहूस जगह पहुंचे जहां वह दोनों लाशें पड़ी थीं। हमने बड़ी मुश्किल से उन लाशों को उठाकर ट्रक के पिछले हिस्से में डाला और वापस उसी आबादी में ले आए। वहां गांव के एक पुराने हकीम ने उन दोनों की मौत की तस्दीक कर दी। बाद में जब तहकीकात हुई तो यही बात सामने आई कि करमदाद वाकई दिल का पुराना मरीज था और उसे शदीद दिल का दौरा पड़ा था जो जानलेवा साबित हुआ। और मेरा दोस्त सरदार अली, वह बेचारा उस लाश के पास अकेला बैठे बैठे उसी के खौफ और दहशत से मर गया था। डॉक्टरों ने कहा कि शदीद खौफ की वजह से उसका दिल भी बंद हो गया था। गाड़ी का इंतज़ाम करके दोनों की लाशें उनके वरसा के हवाले करने के लिए भेज दी गईं। मैं एक भारी और टूटे हुए दिल के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। सामान उतारने के बाद मैं पहली फुर्सत में अपने दोस्त सरदार अली
اور کرم داد کے لواحقین کے پاس پہنچا اور انہیں روتے ہوئے ساری رودات سنائی۔ دنیا کے لیے کرم داد کی موت بیماری سے ہوئی اور سردار علی کی موت دہشت کا شکار ہو کر، مگر میرے لیے مجھے سردار علی کے وہ آخری الفاظ آج بھی اس واقعے کے 40 سال بعد بھی ایسے یاد ہیں جیسے اس نے کل ہی کہے ہوں، جب اس نے کہا تھا کہ اس نے لاش کو اٹھ کر بیٹھے دیکھا تھا۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس رات اس نے کیا دیکھا تھا۔ کیا یہ اس کے خوفزدہ ذہن کا پیدا کیا ہوا وہم تھا، یا اس ویران ہیبت ناک رات میں واقعی کوئی ایسا مافوق الفطرت واقعہ پیش آیا تھا جسے میری آنکھیں نہ دیکھ سکیں اور نہ میرا ذہن آج تک تسلیم کر سکا؟ یہ سوال آج بھی میرے اندر زندہ ہے اور شاید یہ میری قبر میں میرے ساتھ ہی دفن ہوگا۔